स्वागत है। आज हम एक ऐसी अदृश्य दुनिया की बात करने वाले हैं जो तय करती है कि पेट्रोल की कीमत क्या होगी, हमारी ब्रेड कितनी महंगी मिलेगी और कभी-कभी तो मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देती है। और ये सब होता है कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से जिन्हें हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। सुनने में ये बहुत भारी भरकम लगता है, सही कहूँ तो। लेकिन हमारे पास जो सामग्री है वो इसे बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाती है। तो आज हमारा मकसद इसी पहेली को सुलझाना है। ये हैं क्या, लोग इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं और इनके पीछे का असली आइडिया क्या है। हाँ, और चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो चलिए इस दुनिया में गहरी उतरते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। देखिए, शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी विचार। जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो हम किसी असली चीज को खरीदने बेचने की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे सोने की ईंट या किसी कंपनी के शेयर। बिल्कुल, वो सब नहीं। हम असल में उस चीज की भविष्य की कीमत पर एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट का व्यापार कर रहे हैं। भविष्य की कीमत पर। हाँ, सारा खेल इसी एक फर्क पर टिका है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ कि मैं बारिश से बचने के लिए छाता खरीदने के बजाय इस बात पर शर्त लगा रहा हूं कि कल बारिश होगी या नहीं। बिल्कुल सही उपमा है। आप मौसम के व्यवहार पर दाव लगा रहे हैं, न कि मौसम से जुड़ी किसी चीज पर। और जिन चीजों पर ये शर्तें या कॉन्ट्रैक्ट्स आधारित होते हैं उन्हें हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। अंडरलाइंग एसेट। जी, ये कुछ भी हो सकते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सोना, तेल। यहां तक कि ये ब्याज दरें भी, जैसा कि सामग्री में बताया गया था। हाँ, यहाँ तक कि मौसम भी। उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत इसी बात से तय होती है कि असली एसेट की कीमत ऊपर जा रही है या नीचे। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अगर कोई असली चीज खरीद ही नहीं रहा तो फिर लोग इसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक तरह का जुआ नहीं है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और ये हमें सीधे इसके इस्तेमाल के 3 सबसे बड़े कारणों पर ले आता है। 3 कारण। ठीक है। हाँ। जो है हेजिंग, स्पेक्यूलेशन और आर्बिट्राज। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं, जिससे हेजिंग कहते हैं। हाँ, हेजिंग। इसका मतलब है जोखिम से बचाव करना, है ना? जी। हमारे पास एक किसान का बहुत अच्छा उदाहरण है। जी। उसे डर है कि जब तक उसकी फसल बाजार में आएगी कीमतें बहुत गिर जाएंगी। ये एक बहुत ही असली और पुराना डर है। बिल्कुल। तो इस स्थिति में एक डेरिवेटिव उसकी मदद कैसे करता है? वो कैसे? वो किसान आज ही एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेच सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो अपनी फसल के लिए भविष्य की एक कीमत आज ही, मतलब अभी, तय कर लेता है। अच्छा। मान लीजिए वो 3 महीने बाद अपनी गेहूं की फसल 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने का सौदा कर लेता है। अब चाहे 3 महीने बाद बाजार में कीमत 80 रुपए हो जाए या 120 रुपए, उसे 100 रुपए ही मिलेंगे। बिल्कुल, उसने अपनी कीमत लॉक कर दी। तो अगर कीमत 80 रुपए हो गई तब तो वो बच गया, उसे बाजार से 20 रुपए ज्यादा मिले। लेकिन अगर कीमत 120 रुपए हो गई तब तो उसे नुकसान हो गया, उसे 20 रुपए कम मिले। सही बात है। और यही हेजिंग की कीमत है। उसने ज्यादा मुनाफे की संभावना को छोड़ दिया, लेकिन उसने बड़े नुकसान के जोखिम को भी खत्म कर दिया। ये एक तरह का बीमा खरीदने जैसा है। हाँ, ये समझ में आता है। आप अपनी कार का बीमा इसलिए नहीं करवाते कि आपका एक्सीडेंट हो, बल्कि इसलिए कि अगर हो जाए तो आप बड़े आर्थिक संकट से बच जाएं। सही। तो हेजिंग एक तरह की स्थिरता देती है। जी, और ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनियों से लेकर खाने पीने का सामान बनाने वाली कंपनियों तक सबके लिए जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू, जोखिम से बचने की कोशिश, एक तरह की ढाल। लेकिन दूसरा पहलू क्या है? हर कोई तो अपनी फसल या संपत्ति को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा पहलू है स्पेक्यूलेशन, यानी सट्टेबाजी। ये वो लोग हैं जो किसान के कॉन्ट्रैक्ट के दूसरी तरफ खड़े हैं, जो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि गेहूं की कीमतें बढ़ेंगी, इसलिए वे आज 100 रुपए में खरीदने का वादा कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि भविष्य में उसे 120 रुपए में बेचकर मुनाफा कमाएंगे। वे जानबूझकर जोखिम उठा रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज आती है जिसका जिक्र था, लिवरेज। इसका मतलब है कि सट्टेबाज को पूरे खेत का गेहूं खरीदने की जरूरत नहीं है। सही पकड़ा। वो बहुत कम पैसे लगाकर एक बहुत बड़े सौदे को नियंत्रित कर सकता है। यही लेवरेज डेरिवेटिव्स को इतना शक्तिशाली और खतरनाक भी बनाता है। कैसे? मान लीजिए 1 लाख रुपए का सौदा है, उसे करने के लिए आपको शायद सिर्फ 10,000 रुपए ही लगाने पड़े। ओके।
अगर कीमत आपकी दिशा में 10% भी बढ़ गई तो आपका मुनाफा 100% हो सकता है। आपका 10,000 सीधा 20,000 बन जाएगा। वाह! लेकिन इसका उल्टा भी तो उतना ही सच होगा। हाँ, और यही इसका खतरनाक पहलू है। अगर कीमत 10% आपकी दिशा के खिलाफ चली गई तो आपका लगाया हुआ सारा पैसा यानी वो 10,000 रुपए डूब सकता है। लेवरेज मुनाफे और नुकसान दोनों को कई गुना बढ़ा देता है। जो 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आया था, उसके पीछे इसी लेवरेज का बहुत बड़ा हाथ था। तो हमारे पास जोखिम से बचने वाले हेजर और जोखिम उठाने वाले स्पेक्युलेटर हैं, लेकिन एक तीसरा इस्तेमाल भी है जो थोड़ा जासूसी जैसा लगता है, आर्बिट्राज। आहा, जासूसी जैसा तो नहीं, पर दिलचस्प जरूर है। क्या हम इसे सरल बना सकते हैं? जरूर। आर्बिट्राज को ऐसे समझिए जैसे आपको पता चले कि दिल्ली में सोना 50,000 रुपए का है और मुंबई में ठीक उसी समय 50,100 रुपए का। एक ही समय पर? हाँ, अगर आप एक ही समय पर दिल्ली में खरीद कर मुंबई में बेच सकें तो वो 100 रुपए आपका लगभग जोखिम मुक्त मुनाफा है। अच्छा, कीमतों के छोटे छोटे अंतर का फायदा उठाना। बिल्कुल। आर्बिट्राज करने वाले यही काम कंप्यूटर की मदद से सेकंडों में हजारों बार करते हैं। तो क्या ये बाजार के लिए अच्छा है? हाँ, एक तरह से ये बाजार को बहुत कुशल बनाता है। इन आर्बिट्राज करने वालों की वजह से ही दिल्ली और मुंबई में सोने की कीमत लगभग एक बराबर हो जाती है। मतलब वे बाजार में आई गड़बड़ियों को ठीक करते रहते हैं। सही कहा, वो एक तरह से बाजार के सफाई कर्मचारी हैं। ठीक है, तो अब मकसद समझ आ गया। या तो आप जोखिम से बच रहे हैं, या जोखिम पर दांव लगा रहे हैं, या बाजार की गलतियों को सुधार रहे हैं। लेकिन क्या इन सब कामों के लिए एक ही तरह का कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल होता है, या इसके अलग अलग प्रकार हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हर काम के लिए अलग औजार होता है। मोटे तौर पर 4 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। 4 तरह के? फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स, ये तो सुनने में एक जैसे लगते हैं। दोनों में भविष्य की तारीख पर एक तय कीमत पर खरीदने या बेचने का वादा होता है, जैसा किसान वाले उदाहरण में था। तो इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क बहुत बड़ा है और इस बात पर निर्भर करता है कि सौदा कहाँ हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जी, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स मानकीकृत होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज जैसी सार्वजनिक जगहों पर खरीदे बेचे जाते हैं, जैसे CME या NYSE। मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज्ड? हाँ, इसका मतलब है कि हर चीज पहले से तय होती है। कॉन्ट्रैक्ट का आकार, सामान की क्वालिटी, डिलीवरी की तारीख, ये एक दुकान में मिलने वाले रेडीमेड सूट की तरह है। साइजते हैं, आप बस खरीद सकते हैं। बिल्कुल। ये बहुत पारदर्शी और सुरक्षित होता है क्योंकि एक्सचेंज बीच में गारंटी लेता है। और फॉरवर्ड्स? फॉरवर्ड्स एक कस्टम मेड सूट की तरह है। ये 2 पार्टियों के बीच होने वाले निजी समझौते होते हैं जिन्हें ओवर द काउंटर या OTC कहते हैं। अच्छा, प्राइवेट डील। जी, यहाँ आप अपनी जरूरत के हिसाब से हर शर्त तय कर सकते हैं। एक खास तारीख, एक अजीब मात्रा, कुछ भी। तो ये ज्यादा लचीला हुआ? बहुत लचीला होता है, लेकिन इसमें एक जोखिम होता है जिसे काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। मतलब ये डर कि कहीं दूसरी पार्टी सौदे से मुकर न जाए। सही है। यहाँ एक्सचेंज जैसी कोई गारंटी नहीं आती। समझ गया। एक है बिग बाजार, दूसरा है दर्जी की दुकान। कह सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शंस पर। ये वाला मुझे सबसे दिलचस्प लगा। सामग्री में लिखा था कि ये एक नॉन रिफंडेबल कॉन्सर्ट टिकट खरीदने जैसा है। ये सबसे बेहतरीन उपमा है। जब आप एक ऑप्शन खरीदते हैं तो आप एक निश्चित कीमत पर कुछ खरीदने, जिसे कॉल ऑप्शन कहते हैं, या बेचने, जिसे पुट ऑप्शन कहते हैं, का अधिकार खरीदते हैं। अधिकार? लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं होती। अच्छा। ठीक उस कॉन्सर्ट टिकट की तरह आपके पास कॉन्सर्ट में जाने का अधिकार है। अगर आपका मन बदल गया तो आप नहीं जाएंगे। आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा? बस टिकट की कीमत? बिल्कुल। तो वो टिकट की कीमत ही ऑप्शन का प्रीमियम है। तो आप सिर्फ प्रीमियम चुकाते हैं चुनने के अधिकार के लिए? जी, यही चीज ऑप्शंस को फ्यूचर्स से अलग करती है। फ्यूचर्स में दोनों पार्टियों के लिए सौदे को पूरा करना एक मजबूरी है, चाहे कीमत कहीं भी जाए। लेकिन ऑप्शंस में खरीदार के पास एक विकल्प होता है। हाँ, उसका जोखिम सीमित है सिर्फ प्रीमियम की रकम तक। लेकिन मुनाफा? अगर कीमत उसकी दिशा में बहुत आगे बढ़ गई तो उसका मुनाफा असीमित हो सकता है। ये तो बहुत आकर्षक लगता है। सीमित जोखिम और असीमित मुनाफे की संभावना। और आखिर में आते हैं स्वैप्स, जो सुनने में थोड़े सिर चकराने वाले लगते हैं। एक दूसरे के कैश फ्लो की अदला बदली, ये क्या होता है? इसे एक बड़े स्तर पर सोचिए।
ये अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों या बैंकों के बीच होता है जो अपने कर्ज या निवेश को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है। सबसे आम उदाहरण इंटरेस्ट रेट स्वैप का है। मान लीजिए एक कंपनी ने ऐसा लोन लिया है जिसकी ब्याज दर बाजार के हिसाब से बदलती रहती है, यानी फ्लोटिंग रेट, और उसे डर है कि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। ओके, तो उसका जोखिम बढ़ रहा है। हाँ, वहीं दूसरी कंपनी के पास एक फिक्स्ड रेट लोन है, लेकिन उसे लगता है कि ब्याज दरें गिरेंगी और वो इसका फायदा उठाना चाहती है। तो वे एक दूसरे के लोन बदल लेते हैं? नहीं, वे अपना अपना लोन अपने पास ही रखते हैं। वे बस एक दूसरे के ब्याज के भुगतान की अदला बदली करने का समझौता कर लेते हैं। अदला बदली कैसे? पहली कंपनी दूसरी को एक फिक्स्ड ब्याज देगी और दूसरी कंपनी पहली को फ्लोटिंग ब्याज देगी। अच्छा, तो इस तरह दोनों को वही मिल जाता है जो वो चाहते थे, बिना अपने असली लोन में कोई बदलाव किए। बिल्कुल, ये जोखिम को संभालने का एक बहुत ही परिष्कृत मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीका है। वाह, तो हमने एक किसान के साधारण से डर से शुरुआत की थी, हाँ, और अब हम खरबों डॉलर के एक ऐसे बाजार में पहुंच गए हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वित्तीय जोखिमों की अदला बदली कर रही हैं। सच में इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो डेरिवेटिव्स कोई संपत्ति नहीं बल्कि भविष्य की कीमत पर किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है। सही। इसका इस्तेमाल या तो जोखिम से बचने यानी हेजिंग के लिए होता है, या फिर मुनाफे के लिए जोखिम उठाने यानी स्पेकुलेशन के लिए। इसके अलग अलग औजार हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, जो या तो सार्वजनिक बाजारों में मिलते हैं या निजी तौर पर तय होते हैं। और सबसे जरूरी बात, लीवरेज की ताकत इन्हें बहुत शक्तिशाली बना देती है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। वो क्या? ये पूरा सिस्टम एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये उन किसानों और कंपनियों को स्थिरता और सुरक्षा देता है जिनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। ये उन्हें भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। हाँ, ये तो इसका सकारात्मक पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ जब यही सिस्टम बड़े पैमाने पर सिर्फ सट्टेबाजी का मैदान बन जाता है, तो लीवरेज की वजह से ये इतना अस्थिर हो सकता है कि 2008 जैसा वैश्विक संकट पैदा कर दे। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इस ताकतवर औजार का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए कैसे करें, बिना इसके हाथों खुद को तबाह किए। ये एक ऐसी बहस है जो आज भी आधुनिक वित्त के केंद्र में है।